हेलो दोस्तों, मैं वीरू आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत-बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। और हमेशा की तरह एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आ चुका हूँ क्लास 11th की। और ये चैप्टर 7 है और चैप्टर 7 का नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक एवं परंपराएँ। ये जो चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर हमारा है पूरा यूरोप की है और विशेषकर मैं इटली की बात करूँगा। इटली का पूरा स्टोरी है इस चैप्टर में, ठीक है? यूरोप की बीच-बीच में थोड़ी-थोड़ी बातें आती रहती है, लेकिन ये विशेषकर आपको मैं बता दूँ इटली का पूरा स्टोरी है ये चैप्टर में, ठीक है? तो चलिए हम कवर करते हैं। आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप पिछले चैप्टर जो चैप्टर 3 था हिस्ट्री का, रोमन साम्राज्य, इस चैप्टर का नाम था तो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य रोमन ही साम्राज्य था। तो रोमन साम्राज्य का लोकेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो चलो मैं उसको अगला टॉपिक में मैं समझाऊँगा सही तरीके से, थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा और ये चैप्टर आपको भी पता है कि स्कूल में जल्दी बच्चों से क्लियर नहीं हो पाता है। और मैं कोशिश करूँगा कि काफ़ी बेहतर तरीके से समझा सकूँ। और ये नोट्स काफ़ी अच्छा बना रखा हूँ मैंने और ये आप पढ़ोगे तो बहुत ईज़िली क्लियर भी होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ूँ तो। और चलिए अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो आप देख रहे हैं जो हमारा जो टॉपिक है वो है 14वीं से 17वीं शताब्दी के यूरोपीय नगरीय समाज या फिर यूरोपीय नगरीय संस्कृति, ठीक है? तो ये टॉपिक है हमारा। अब हम थोड़ा टॉपिक को शुरू कर लेते हैं सही तरीके से, और कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। ये टाइमिंग है 14वीं से 17वीं शताब्दी का टाइमिंग है, ठीक है? थोड़ा-सा इसको साइज़ को छोटा कर लेता हूँ। 14वीं से 17वीं शताब्दी के अंत तक क्या हुआ था कि यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी। यानी यूरोप में कई सारे देश हैं, ज़ाहिर-सी बात है आज के टाइम में यूरोप में 44 देश है और यूरोप में कई सारे देशों में नगरों का उदय हो रहा था और नगरों की इसकी वजह से क्या हुआ कि संख्या बढ़ रहा था। नगर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से यूरोप में नगरों की संख्या बढ़ रहा था, ठीक है? और नगरों की संख्या जब बढ़ रहा था यूरोप में, तो इससे क्या हुआ कि एक विशेष प्रकार की संस्कृति का उदय हो रहा था। कौन-सी संस्कृति का उदय हो रहा था, विकसित हो रहा था? तो नगरीय संस्कृति का विकास हो रहा था। अब ज़ाहिर-सी बात है नगर का विकास हो रहा है यूरोप में, पूरे यूरोप में कई सारे नगर का उदय हो रहा है, तो जितने नगर हैं उन नगरों में नगरीय संस्कृति का ही तो विकास होगा ना। और गाँव में ग्रामीण क्षेत्रों का जो संस्कृति है वो विकसित होगा। तो यहाँ पे यूरोप में अगर नगरों का संख्या बढ़ रहा है तो उन नगरों में नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी, ठीक है? ये जान लो। अब इसी समय की अगर बात करें तो इस समय तक नगर के लोग ना, मतलब यूरोप में जितने भी नगर थे और उन नगरों में जो लोग रहते थे, वो क्या सोचने लगे थे कि वे गाँव के जो लोग हैं ना उनसे अधिक सभ्य हैं। इसका रीज़न भी है क्योंकि गाँव के लोग कहीं न कहीं फैसिलिटी के मामले में और भी आय के मामले में और विभिन्न मामले में गाँव के लोगों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होते हैं, ठीक है? फाइनेंशियली देखा जाए तो। तो इसीलिए यूरोप के जो नगरों में लोग रह रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को सभ्य मानते थे, गाँव के लोगों के तुलना में, ठीक है? क्योंकि क्या हुआ था कि ये जो लोग हैं ना, जो नगरों के जो लोग हैं, वो हर चीज़ों में ग्रामीण लोगों की तुलना में अधिक विकास कर चुके थे। और ज़ाहिर-सी बात है गाँव के लोगों की तुलना में जो शहरों में लोग रहते हैं, वो हर मायने में आगे होते हैं, ठीक है? ज़्यादातर। तो ये चीज़ था। नेक्स्ट है, अब मैं इटली की बात कर रहा हूँ स्पेशली, ठीक है? क्योंकि यूरोप की बात तो मैंने शुरू के 2 पॉइंट में मैंने कर दिया, लेकिन ये पूरा जो चैप्टर है ना स्पेशली इटली के ऊपर ही है, ठीक है? तो देखो, नगर ख़ासकर रोम की बात करें, फ्लोरेंस और वेनिस, ये 3 मैंने नगर नाम लिया हूँ इटली का। तो इन तीनों नगर जो था ना इटली का, ये कला और शिक्षा का केंद्र बन गया। यानी कि यहाँ पे शिक्षा कई प्रकार की प्राप्त होता था, तो बच्चे यहाँ पे आते थे पढ़ने के लिए। इसके अलावा मूर्तिकला, चित्र बनाना, ऐसे ही कई प्रकार की कलाओं का केंद्र बन गया था ये इटली के नगर, ठीक है?
तो इटली के जो ये 3 नगर है, मैं इसको थोड़ा लॉजिकली मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है? थोड़ा मैप में दिखाने की कोशिश करूँगा मैं आपको। मान लिया कि ये इटली है, भारत जैसा ही थोड़ा बहुत इटली देखने को मिलता है आपको। तो नीचे सबसे पहले आप देखोगे ना तो ये रोम मिलेगा आपको, ठीक है? रोम से ऊपर जब जाओगे तो आपको फ्लोरेंस मिलेगा, ठीक है? फ्लोरेंस के साइड में अगर आप जाते हो तो ये आपको वेनिस मिलेगा, ठीक है? और इधर आते हो तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा ये जिनेवा, ठीक है? तो ये आप देखोगे तो वाई बन रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले रोम, फ्लोरेंस, वेनिस, जिनेवा, ठीक है? और 2 और नाम आता है ये इटली के नगर की। तो ये वाला जो एरिया है आप देख रहे हो जहाँ पे मैंने अभी डॉट किया हूँ, ये है बच्चे बोलोनिया, जो आगे के चैप्टर में पता होगा और कोई भी इतना ईज़िली नहीं बता पाएगा आपको, ठीक है? और आप थोड़ा-सा यूँ आओगे, यहाँ पे देख रहे होगे आप, तो ये है बच्चे पादुआ, ठीक है? तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण नगर है और इससे ज़्यादा नगर याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इस चैप्टर में। कम से कम ये 5-6 जो नगर है आपको इटली को याद करना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए अभी के लिए फ़िलहाल के लिए यहीं पे रहने देते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो वो भी हम सीख लेंगे सही तरीके से। तो मैं बताया था आपको कि जो इटली के जो नगर थे ना, ख़ासकर ये 3 नगर, ये किस चीज़ का केंद्र बन चुका था? तो कला और शिक्षा का केंद्र बन चुका था, ठीक है? और नगरों को राजा और चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्तता मिली हुई थी। इसका मतलब क्या है कि नगरों पर ना राजा और चर्च का प्रभाव बहुत ही कम था, ठीक है? तो ये है। अब अमीर और अभिजात वर्ग की अगर बात करें तो वो कलाकारों और लेखकों को अपने यहाँ आश्रय देते थे। अपने यहाँ आश्रय देते थे का मीनिंग क्या है कि अमीर और अभिजात वर्ग कलाकारों और लेखकों को अपने यहाँ पे काम देते थे, ठीक है? उनको प्रोत्साहित करते थे उनके कामों का। तो यही है इसका मतलब। मैं बता दूँ आपको, मैंने ऊपर ही टाइमिंग मैंने बता दिया था क्वेश्चन में कि ये जो टाइमिंग है, ये है 14वीं से 17वीं शताब्दी का टाइमिंग। और इसी समय में क्या हुआ था कि मुद्रण का आविष्कार हुआ था। यानी मुद्रण का आविष्कार होने का मतलब छपाई का, मतलब छापने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ था, इसी टाइम से, ठीक है? तो छपाई खाने का आविष्कार हुआ, छपाई का आविष्कार हुआ, ठीक है? यानी मुद्रण का आविष्कार हुआ, जिससे क्या हुआ कि अनेक लोगों को जो दूर-दराज के नगरों में या देशों में रह रहे थे यूरोप के, ठीक है? उन्हें छपी हुई पुस्तकें, अखबार उपलब्ध होने लगी और छपी हुई पुस्तकें और अखबार मिलने लगी, तो इससे क्या हुआ कि यूरोपीय लोगों में ना इतिहास की समझ बढ़ने लगी। उनमें सूचनाओं का, विचारों का आदान-प्रदान होने लगा, संस्कृति का आदान-प्रदान होने लगा, ठीक है? और लोग आधुनिक विश्व की तुलना, जो प्राचीन सभ्यता था, प्राचीन दुनिया जो था, प्राचीन संस्कृति जो था, यूनानी संस्कृति और रोमन संस्कृति, तो यूरोपीय लोग है ना, आधुनिक विश्व की जो तुलना है, वो इन 2 संस्कृतियों से करने लगे थे, ठीक है? क्यों करने लगे थे ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों संस्कृतियों की जो कुछ ग्रंथ जो थे, ठीक है? जो लोगों के ज्ञान को और विकास कर सकता था, ठीक है? वो काफ़ी आगे था, ठीक है? लेकिन मध्यकाल में, ठीक है? उनको यूनानी संस्कृति और रोमन संस्कृति से दूर रखा गया चर्च के द्वारा, ठीक है? कैसे रखा गया था ये थोड़ा-सा मैं बताने की कोशिश करूँगा। और ये टाइम का ही खेल है बच्चों, टाइम अगर समझ में आ गया तो आप इस चैप्टर को तुरंत में समझ जाओगे, ठीक है? तो मैं थोड़ा-सा ना टाइम को समझाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि इसे कौन-कौन समझ पा रहा है, ठीक है? तो मैं एक टाइमिंग बताता हूँ, 5वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी, ठीक है? 5वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी को कहा गया बच्चे मध्यकाल। क्या कहा गया? मध्यकाल इस टाइम को कहा गया। और मैं बता दूं मध्यकाल को अंधकार युग कहा गया। क्या कहा गया? मध्यकाल को अंधकार युग कहा गया। क्यों कहा गया था ये जानना जरूरी है, क्योंकि 5वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच में चर्च का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा था लोगों के ऊपर, ठीक है? वो धार्मिक शिक्षा पे ज़्यादा बल दे रहे थे और जो मानवतावादी जो शिक्षा है, ठीक है? वास्तविकता जो है, यथार्थ जो शिक्षा है, ठीक है? उनसे उनको दूर रख रखा था।
साइंस, भूगोल, आयुर्विज्ञान, ठीक है, खगोल विज्ञान, भूगोल, इन मैथ, इन सब से उनको दूर रखा गया था और सिर्फ इस काल में यूरोपीय लोगों को धार्मिक शिक्षा पर ज़्यादा बल दे रहे थे चर्च के द्वारा, ठीक है। हालांकि चर्च के विद्वानों को पता था रोमन संस्कृति के ग्रंथों के बारे में और क्या बोलते हैं यूनानी संस्कृति के बारे में, लेकिन उन्होंने सिर्फ धार्मिक शिक्षा पर ही बल दिया इस 5वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच के टाइम में, ठीक है। इसी यूरोपीय लोगों में ना जो ज्ञान जो था रोमन वासियों का, यूनानियों का, ठीक है, वो सारा ज्ञान निकल चुका था, ठीक है। तो वो कंपेयर करने लगे आधुनिक टाइम में, ठीक है, क्योंकि उनको पुस्तकें मिलने लगी यूरोपीय लोगों को। तो ये आधुनिक विश्व की तुलना यूरोपीय लोग किससे करने लगे? रोमन साम्राज्य और यूनानी साम्राज्य जो, ठीक है, उनके जो प्राचीन ग्रंथ थे उनसे, उनकी संस्कृति से तुलना करने लगे, ठीक है, क्योंकि इनको वो पुस्तक मिलना शुरू हो गया था। और इनको आधुनिक टाइम तक आते आते यूरोपीय लोगों को बहुत सारी चीज़ों को ज्ञान हो गया था, जैसे कि अ, उन्हें पता चल गया था कि भूमध्य सागर जो है वो पृथ्वी का केंद्र नहीं है। चर्च है ना, अक्सर कहता था कि पृथ्वी का केंद्र चर्च है और यूरोप है, लेकिन मतलब इसको गलत सिद्ध कर दिया वैज्ञानिकों ने आधुनिक विश्व के। आधुनिक विश्व यानी कि 15वीं शताब्दी के बाद का जो टाइम हैगा ना, शुरू जो हुआ है, इसको कहा गया बच्चे आधुनिक युग, ठीक है। 5वीं से 14वीं तक तो मध्यकाल रहा और 15वीं से के बाद का जो टाइमिंग हुआ वो आधुनिक काल हुआ। तो इस टाइम के जो विद्वान थे उन्होंने ये गलत सिद्ध कर दिया था कि भाई चर्च जो है, चर्च मैंने बोल दिया, भूमध्य सागर है वो पृथ्वी का केंद्र नहीं है। अब उसी चीज़ को हम यहाँ पे फिर से कवर करेंगे एक बार। चर्च के चर्च के पृथ्वी के संबंधित जो विश्वास था कि भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है, इसको वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया था, क्योंकि क्योंकि वे अब यानी कि वैज्ञानिकों ने अब सौरमंडल की जानकारी प्राप्त कर लिया था और नई भौगोलिक ज्ञान यानी कि पृथ्वी की संरचनाओं के बारे में भी वैज्ञानिकों को पता चल गया था, ठीक है। तो अब ये जो वैज्ञानिक थे ना, चर्च के इस विश्वास को गलत ठहरा दिया कि भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है, ठीक है। और इस विचार के पीछे यह मान्यता था कि यूरोप विश्व का केंद्र है, ठीक है। तो यूरोपीय लोगों को काफ़ी टाइम से ये अंधविश्वास में डाला गया था चर्च के द्वारा कि पृथ्वी का केंद्र भूमध्य सागर है, ठीक है। तो इसको वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया था। तो आई होप आपको ये 14वीं से, मतलब 14वीं से जो 17वीं शताब्दी का यूरोपीय समाज है यानी कि आधुनिक समाज है यूरोप की, उसकी जानकारी आपको मिल गया होगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत तो बच्चों के लिए अब शुरू होता है इस क्वेश्चन में कि इटली के नगरों का पुनरुत्थान कैसे हुआ, ठीक है। ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, यूरोप की तो स्टोरी है, लेकिन यूरोप में सबसे ज़्यादा जो स्टोरी है वो इटली के ऊपर बनता है, ठीक है। तो हम वो जान लेते हैं एक बार। तो देखो 5वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी, पता है ना, मैंने अभी अभी जिक्र किया हूँ, ये मध्यकाल है और मध्यकाल को अंधकार युग कहा गया। अब हम जान लेते हैं कि 5वीं शताब्दी में क्या हुआ कि रोमन साम्राज्य का विघटन हो गया था, पतन हो गया था। रोमन साम्राज्य का क्या हो गया था? पतन हो गया था, पश्चिमी रोमन साम्राज्य का, ठीक है। तो सबसे पहले रोमन साम्राज्य का लोकेशन जानना जरूरी है, तो मैं कोशिश करता हूँ लोकेशन आपको समझाऊं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये यूरोप है, ठीक है, ऐसा कुछ यूरोप में जैसे तैसे बना दे रहा हूँ। और फिर जो नेक्स्ट है ये है बच्चे आपका भूमध्य सागर। मैं भूमध्य लिख देता हूँ, ये भूमध्य सागर है। और नीचे अफ्रीका है जो मैं बना नहीं पा रहा हूँ, और इधर एशिया है, ठीक है। एशिया शुरू हो गया। अब देखो
अब रोमन साम्राज्य कहाँ था? तो देखो ये यूरोप है, ठीक है? यूरोप है ना ये एशिया है ना और ये अफ्रीका है। तो यूरोप का अधिकांश हिस्सा जो था, ठीक है, वो रोमन साम्राज्य था नीचे का, जो भूमध्य सागर के नियर बाई जो था, ये सारे के सारा क्या था? रोमन साम्राज्य था, ठीक है? और अफ्रीका का ऊपर का हिस्सा जो छोटा-सा है, जो भूमध्य सागर के आस-पास जो हरियाली वाला जगह है, क्योंकि उसके बाद तो ये रेगिस्तान शुरू हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान। तो जो हरियाली जो ज़मीन था, ठीक है, अफ्रीका का ऊपर का हिस्सा, वो रोमन साम्राज्य का था। और भूमध्य सागर के जो नज़दीक वाला जो बिल्कुल पार्ट था एशिया का, ठीक है, ये सारा के सारा क्या था? तो ये सारा के सारा रोमन साम्राज्य हुआ करता था। कौन-सा साम्राज्य हुआ करता था? रोमन साम्राज्य। अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि इटली के नगरों का पुनरुत्थान कैसे हुआ? यही क्वेश्चन है ना? तो चलिए एक बार हम इसको समझ लेते हैं एक बार। देखो, पश्चिमी रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद, यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है? पश्चिमी रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद क्या हुआ? तो ये मैंने सबसे पहले ना ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य का विघटन कर दिया आधा, और ये जो होगा ना ये पूर्वी रोमन साम्राज्य होगा, ठीक है? तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद, यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद इटली के जो सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था उसका विनाश हो गया, ठीक है? इटली के सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्रों का विनाश होने का मतलब क्या है? कि इटली का जो अर्थव्यवस्था जिस पर चल रहा था, जिन जिन स्थानों से, जिन जिन केंद्रों से, वो सारा चीज़ बर्बाद हो गया जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ, ठीक है? हाँ, ठीक है। अब देखो, इटली का जब इटली जब ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ ना, ठीक है, पश्चिमी रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ, पश्चिमी रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ तो इससे क्या हुआ कि इटली भी कई सारे टुकड़ों में बट गया, ठीक है? इटली भी कई सारे टुकड़ों में बट गया। कई सारे टुकड़ों में बटने का मतलब समझो कि ये इटली है अगर, ठीक है, अगर ये इटली है तो इटली में ना कई सारे राज्य बन गए, ठीक है? तो कई सारे राज्य बन गए तो यहाँ पे इटली में एकीकृत कोई भी सरकार नहीं था, ठीक है? तो मैं वही चीज़ को मैं समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद इटली की सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्रों का विनाश हो गया, यानी इटली की अर्थव्यवस्था जिस पे चल रहा था वो सारे केंद्रों का विनाश हो गया, ठीक है? इस समय इटली कई टुकड़ों में बँट गया था, ठीक है? रोमन साम्राज्य जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य है, वो विघटन हुआ तो इटली भी कई सारे राज्यों में टूट गया। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सिसिली है, ठीक है? और यहाँ पे रोम है, फ्लोरेंस है, ये सारा पादुआ वगैरह जो है, ये अलग-अलग राज्य में टूट गया, ठीक है? और अलग-अलग राज्य कई टुकड़ों में टूट गया, तो मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल बता दिया रोम, फ्लोरेंस, जिनेवा, वेनिस और इत्यादि। तो देखो ये है इटली है, ठीक है? अब इटली है तो मैंने आपको वाई बना के दिखाया था मैंने ऐसा कुछ। सबसे पहले क्या मैंने बताया था रोम, रोम के ऊपर क्या बताया था फ्लोरेंस, फ्लोरेंस के ऊपर क्या बनाया था मैंने वेनिस, इधर क्या बनाया था मैंने जिनेवा, ठीक है? और फ्लोरेंस और वेनिस के बीच में क्या बताया था बोलोनिया, फिर इधर क्या बताया था पादुआ, ठीक है? तो आप यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? सारा ज़ूम करके, तो आप वाई बना के और सारा चीज़ आप याद कर सकते हो आराम से। तो इस समय इटली कई टुकड़ों में टूट गया था, जैसे रोम, फ्लोरेंस, जिनेवा, वेनिस आदि, जिससे इटली में एकीकृत सरकार नहीं था, हर राज्य में अलग-अलग सरकार हुआ करता था, ठीक है? रोम का पोप अपने राज्य में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली था, यानी यहाँ पे रोम आप देख रहे होंगे, तो रोम है ना, इटली नक्शा में देख रहे हो आप यहाँ पे, तो रोम अपने-अपने राज्य में, यानी कि रोम में ही सिर्फ प्रभावशाली था, लेकिन पूरे यूरोपीय राजनीति में प्रभावशाली नहीं था, ठीक है? कोई भी व्यक्ति अपने ही राज्य में प्रभावशाली होता है, इतना तो आपको भी पता होगा, ठीक है? अपने ही क्षेत्र में, लेकिन पूरे यूरोप में तो नहीं था। इतना चीज़ क्लियर है? फिर आगे देख लेते हैं हम। फिर नेक्स्ट है कि इस समय यानी कि 14वीं से 17वीं शताब्दी की बात चल रहा है यहाँ पे। इस समय पश्चिमी यूरोप लातिनी चर्च के नेतृत्व में एकीकृत हो रहा था, यानी कि ये राज्य इटली कई टुकड़ों में टूटा हुआ था ना, तो कई टुकड़ों में टूटा हुआ था, तो ये सारे के सारे
पश्चिमी लातिनी चर्च के रूप में ना ये क्या हो रहा था बच्चे, एकीकृत हो रहा था, एक हो रहा था, एकजुट हो रहा था, ठीक है। तो ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य एकीकृत हो रहा था किसके नेतृत्व में, तो लातिनी चर्च के नेतृत्व में। और ये पश्चिम में ना सामंती व्यवस्था का भी विकास हो रहा था, ठीक है। ये चीज़ आपको पता चल गया। और वहीं पे पूर्वी यूरोप की बात करें, देखो अभी तक मैंने पश्चिमी यूरोप की बात किया, जैसे ये यूरोप है तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य टूट गया था, ठीक है। और पश्चिमी रोमन साम्राज्य का एकीकरण कौन कर रहा है, तो एकीकरण कर रहा है लातिनी चर्च। लेकिन अब पूर्वी रोमन साम्राज्य जो है ना, ठीक है, पूर्वी जो रोमन साम्राज्य है, तो पूर्वी रोमन साम्राज्य है ना, ये किस रूप में बदल रहा था, तो बाइजेंटाइन साम्राज्य के रूप में बदल रहा था। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की अगर बात करें तो ये टूट चुका है कई हिस्सों में, और यहाँ पे लातिनी चर्च जो है वो सबको एक कर रहा है, और यहाँ पे सामंती व्यवस्था का विकास हो रहा है। और वहीं पे मैं अगर बात करूँ पूर्वी वहीं पे अगर मैं बात करूँ पूर्वी रोमन साम्राज्य की, तो पूर्वी रोमन साम्राज्य बाइजेंटाइन साम्राज्य के रूप में उदय हो रहा था। तो ये जिक्र करना जरूरी था मेरे लिए, ठीक है। तो एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं हम। इस समय पश्चिमी यूरोप लातिनी चर्च के रूप में एकीकृत हो रहे थे, और सामंती व्यवस्था का भी यहाँ पे विकास हो रहा था, उदय हो रहा था, ठीक है। पूर्वी यूरोप जो है ना बाइजेंटाइन साम्राज्य का रूप ले रहा था, और यही परिवर्तन जो है ना इटली के सांस्कृतिक पुनरुत्थान में काफ़ी बड़ा जब आप देख रहे हैं यहाँ पे जब बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामिक देशों का विकास हुआ, मतलब व्यापार का बढ़ावा हुआ, ठीक है। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामिक देशों का व्यापार, अब देखो ये यूरोप है, यूरोप का जो ये एरिया है, ठीक है, ये बाइजेंटाइन साम्राज्य है, ठीक है। और यूरोप के थोड़ा सा साइड में जब आते हैं हम, तो ये था अरब साम्राज्य, यानी कि इस्लामिक देशों का साम्राज्य, इस्लामिक साम्राज्य। तो इन दोनों के बीच में व्यापार बढ़ा, तो इन दोनों के बीच में जब व्यापार बढ़ा तो क्या हुआ कि इटली जो था ना, इटली का भी विकास होना शुरू हुआ, ठीक है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ। और जब 12वीं शताब्दी में मंगोलों और चीन का रेशम मार्ग से, ठीक है, पश्चिमी देशों के साथ व्यापार हुआ, ठीक है, पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ व्यापार बढ़ा, तो ये मंगोलों और चीनियों का सबसे ज़्यादा व्यापार ना इटली के नगरों के साथ ज़्यादा बढ़ा, और इटली के नगरों के साथ मंगोलों और चीनियों का ज़्यादा व्यापार बढ़ा। तो इससे क्या हुआ कि इटली की बंदरगाह जो था ना, ये जो आप देख रहे हैं बंदरगाह क्या होता है, ये समुद्र तट के पास बंदरगाह होता है, तो ये बंदरगाह काफ़ी ज़्यादा विकास करना शुरू कर दिया, यानी कि पुनर्जीवित हो गया, ठीक है। और बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामिक साम्राज्य के बीच में जब व्यापार बढ़ा, तो इससे क्या हुआ कि इटली के नगर जो थे ना, नगरों के लोग शक्तिशाली साम्राज्य के अंग के रूप में मानना भी स्वीकार कर दिया, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा विकास करने लगे थे, ठीक है। और इस बात से इटली के लोग काफ़ी ज़्यादा गर्व की अनुभूति भी करते थे। इटली के लोगों में इटली के नगरों में फ्लोरेंस और वेनिस गणराज्य था, ठीक है। गणराज्य मीनिंग मैं फिर से बताऊंगा, देखो पहले फ्लोरेंस कहाँ पे ये जान लेते हैं फिर से। तो मैंने इटली बनाया, ये रोम बनाया मैंने, और ये फ्लोरेंस बनाया, ठीक है। फ्लोरेंस के बाद मैंने क्या बनाया, वेनिस, ये जिनेवा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके देखो, ये जो फ्लोरेंस है और ये जो वेनिस है, ये दोनों के दोनों क्या थे, गणराज्य थे, क्या थे, गणराज्य थे, जहाँ पे जनता के द्वारा चुना गया शासक होता था, ठीक है। लेकिन बाद बाकी जो नगर थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं रोम हो गया, ठीक है, ये रोम हो गया, इधर जिनेवा हो गया, इधर बोलोनिया हो गया, इधर पादुआ हो गया, इन सब नगरों में राज दरबारी व्यवस्था था, जहाँ पे राजकुमारों का शासन होता था, ठीक है। तो वही चीज़ें हम एक बार यहाँ पे फिर से देखेंगे। इटली के नगरों में फ्लोरेंस और वेनिस जो था वो गणराज्य था, जहाँ पे जनता द्वारा चुना गया शासक होते थे।
लेकिन अन्य नगरों में दरबारी थे। दरबारी मतलब राज दरबार लगता था अन्य नगरों में, जैसे वहाँ पर जो शासन करता था वो राजकुमारों का शासन होता था। और इटली के सर्वाधिक जीवन शहर जो था, सबसे विकसित शहर था इटली में, वो था वेनिस और जिनेवा। आपको मैंने बताया था वाई बना लो, और ये है आपका वेनिस और ये है जिनेवा। ठीक है, तो वेनिस और जिनेवा इटली के सबसे जीवंत शहरों में से एक थे। ठीक है, नेक्स्ट है इटली के नगरों के जो धनी वर्ग है, ठीक है, वो इटली के शासन में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाते थे, और इसीलिए इन लोगों में नागरिकता की भावना पनपने लगा। ठीक है, और जब इटली के नगरों का शासन तानाशाही हाथों में था, ठीक है, तब भी वो यहाँ के नागरिक कहलाने में काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस करते थे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक आप देख ही रहे हैं हमारा है इटली में जो विश्वविद्यालय जो था, ठीक है, और मानवतावाद की जो पढ़ाई शुरू हुआ वहाँ पे, तो इसके ऊपर अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि इस टॉपिक को करो। कोई और टॉपिक बेशक से ना करो, लेकिन ये जो मानवतावाद के ऊपर क्वेश्चन बनता है ना, तगड़े लेवल पे बनता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि पार्ट 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।